मैं एक पाकिस्तानी जासूस 70 की दिहाई में भारत में एक अहम मिशन पर अहमदनगर से भारतीय टैंकों की खुफिया मालूमात पाकिस्तान भिजवा चुका हूं। पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। करीबन 5 घंटे के सफर के बाद बस औरंगाबाद पहुंची। दिल्ली जाने वाली गाड़ी की आमद में करीबन 1 घंटा बाकी था। मैंने जानबूझकर मिथ्रा का टिकट लिया और गाड़ी के इंतजार में एक खाली और अंधेरी जगह पर बैठ गया। गाड़ी सही वक्त पर आ गई और मैंने एक खाली सीट पर कब्जा जमा लिया। उस वक्त मैं बिल्कुल खाली ज़हन था। बस एक ही धुन दिलो दिमाग का अहाता किए हुए थी कि ये फाइलें जल्द से जल्द पाकिस्तान पहुंच जाएं। एक बात की वजाहत यहाँ जरूरी समझता हूँ। मेरा महकमा दुश्मन मुल्क में इंतहाई गहराई बल्कि आखिरी कोने तक जाकर काम करता है, जबकि बॉर्डर पर तैनात डिविजन्स के FIU बॉर्डर के दूसरी तरफ दुश्मन के मुताल्लिक मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। इन फाइलों के जरिए जहाँ तक दुश्मन की आर्म डिवीजन और 10 इंडिपेंडेंट ब्रिगेड का ताल्लुक है, उनकी रेजिमेंटों की ट्रेनिंग, किन नए टैंकों की किन रेजिमेंटों को सप्लाई के मुताल्लिक 1971 की जंग के बाद हर बात रोज़े रोशन की तरह अयां हो गई थी और हमारे FIU का काम बहुत सहल हो गया था। जूं गाड़ी दिल्ली की तरफ बढ़ती जा रही थी, मैं नॉर्मल होता गया। मैं डेंजर जोन से बाहर आ गया था। अगरचे पूरा भारत ही मेरे लिए डेंजर जोन था, लेकिन अहमदनगर से इतनी अहम मालूमात और क्लासिफाइड फाइल्स के साथ खैरियत से निकल आना बिल्कुल सांप के बिल से बखैर आफियत निकल आने के मुतरादिफ था। रवानगी के वक्त से लेकर अब तक तकरीबन 24 घंटे से ज्यादा हो चुके थे और सुबह शादी का वक्त था जब गाड़ी दिल्ली पहुंची। मैंने टैक्सी ली और सीधा लोधी होटल जाकर अपने कमरे में दिन चढ़े तक सोया रहा। फिर नाश्ता वगैरह करके कोरोनेशन होटल फोन किया। ट्रांसमीटर वाले साथी को शाम के 4 बजे कनॉट प्लेस के एक रेस्टोरेंट में मिलने का कहा। बाकी साथियों की खैरियत इसलिए फोन पर न पूछी कि होटल में वो अजनबियों की सूरत में ठहरे हुए थे। सिर्फ ये पूछा कि और ठीक हैं, और उसने कहा हाँ। मुझे अशोक का बार बार ख्याल आता कि अपनी कितनी मजबूरी के बायस उसने इतना बड़ा खतरा मोल लिया। अगर उसके अफसरान को उसकी इस हरकत का पता चल गया तो उसका क्या हशर होगा। इस ख्याल के साथ ही सुकूत ढाका, भारतीय फौज और मुक्ति बाहिनी का बेगुनाह मगरबी पाकिस्तानी शहरियों और फौजियों के साथ बर्बरियत की इंतहा से भी ज्यादा मजालिम के मनाजिर एक तेज फिल्म की तरह मेरे दिमाग में घूम गए। वो लाखों जख्म जो हमारे दिलों और रूहों पर लग चुके थे, उनमें से मैंने सिर्फ एक पर मरहम रखी थी। और साथ ही मुझे ये मकूला भी याद आ गया कि जंग और मोहब्बत में हर चीज जायज है। हमारी एजेंसी का एक मकूला था कि हम ज़माने अमन में जंग करते हैं और जंग के दौरान अपनी की हुई जंग के नताइज देखते हैं, और मैं तो उस वक्त हालते जंग में था। शाम को जब मैं रेस्टोरेंट पहुंचा तो ट्रांसमीटर वाला साथी पहले से मौजूद था। मैंने मुख्तसरन उसे बताया कि मैं अपने मिशन से कामयाब लौटा हूं। मैंने बाकी साथियों के मुतालिक पूछा तो उसने कहा कि आपकी गैर मौजूदगी में हमने कई मुफीद मालूमात इकट्ठी की हैं, जिनके मुतालिक हम सब आपको अपनी कारकर्दगी बताना चाहते हैं। मैंने उसे कहा कि बाकी तीनों और तुम अगले रोज ठीक इसी वक्त इसी रेस्टोरेंट में आ जाना। इस वक्त तो सबसे जरूरी और अहम काम यह है कि ट्रांसमीटर पर पैगाम भेजना है। क्या तुमने अपने होटल से ट्रांसमीटर पर आजमाइशी राब्ते की कोशिश की है? उसने असबात में जवाब दिया तो मैंने उसे कहा कि अभी होटल चलो, मैं पैगाम लिख कर देता हूँ, उसे मेरे सामने ट्रांसमिट कर दो। हम दोनों इकट्ठे कोरोनेशन होटल पहुंचे। बाकी साथियों को भी पता न चला और हम ट्रांसमीटर वाले कमरे में दाखिल हो गए। कमरा एहतियात से बंद किया। ये कमरा होटल में दूसरी मंजिल पर कोने में था। हमने खिड़कियां खोल दी। मेरे साथी ने ट्रांसमीटर निकाला और कमरे की बिजली से उसे चालू करने लगा। मैंने पैगाम लिखा, अशद जरूरी, इलावा डाक के 2 इंतहाई अहम फाइल भेजना है। एक की बजाय 2 कोरियर भेजें। मुझसे सिर्फ पहले वाला कोरियर ही मिले, जबकि दूसरा उसकी निगरानी करे। जब ये पैगाम भेज दिया गया और जवाब मिला कि पैगाम मौसूल हुआ तो मुझे तसल्ली हुई। उस दौर में एक नहीं दसियों ट्रांसमीटर खुफिया पैगामात पाकिस्तान भेजते थे। हर एक के लिए मुख्तलिफ कोड था और जवाब भी पहले खुफिया कोड बता कर दिया जाता था, जो हर ट्रांसमीटर के लिए मुख्तलिफ होता था। पहले बयान कर चुका हूँ कि इंतहाई जरूरत और इमरजेंसी के लिए ही ट्रांसमीटर इस्तेमाल करने की इजाजत थी और बहुत ही थोड़े वक्त के लिए। भारतीय एजेंसियों को भी इल्म था कि पाकिस्तान से भारत पैगामात ट्रांसमिट होते हैं। उन्हें शायद हमारी 1-2 फ्रीक्वेंसीज तक रसाई भी हासिल हो गई थी, इसीलिए ट्रांसमीटर के इस्तेमाल में इंतहाई एहतियात बरतनी लाजमी थी। भारत के पास ऐसे आलात भी थे जिनसे ट्रांसमीटर के महल वकू का पता चलाया जा सकता था। पैगाम भेजने के बाद मैं उसी
उसी रेस्टोरेंट में आ गया और ट्रांसमीटर वाले साथी को कहा कि आधे घंटे में वो बाकी तीनों को भी वहीं पहुंचने का कह दे। उसने मुझे बताया कि हम चारों होटल में मुख्तलिफ कारोबारी लोगों की हैसियत से ठहरे हुए हैं और डाइनिंग हॉल में एक दूसरे से मुतारिफ हो चुके हैं, और ये तारुफ कुछ दोस्ताना रंग में बदल कर हम अक्सर न सिर्फ लॉबी और रेस्टोरेंट में मिलते हैं बल्कि चंद मिनट का वक्फा देकर बाहर भी इकट्ठे ही जाते हैं। आध पौन घंटे में हम पांचों कनॉट प्लेस के एक रेस्टोरेंट में इकट्ठे हुए। सबसे पहले तो मैंने उन्हें मुख्तसरन बताया कि मैं अपने मिशन में कामयाबी हासिल करके लौटा हूँ। फिर मैंने ट्रांसमीटर वाले साथी से ग्रुप लीडर का चार्ज वापस लिया और उन्हें कहा कि मेरी गैर मौजूदगी में अपनी कारकर्दगी मुझे बताएं। सबसे बड़ी खबर जो उन्होंने बताई वो ये थी कि मोहल्ला फराश खाना पुरानी दिल्ली में उन्होंने एक 3 कमरे का मकान तलाश किया है जो एक मुसलमान की मिल्कियत है, और इस 2 मंजिला मकान की दूसरी मंजिल किराए के लिए खाली है। किसी एक होटल में ज्यादा दिन कयाम होटल वालों को शक में डाल सकता है। मकान के 2 अतराफ और सामने भी मुसलमानों के मकान हैं। मालिक मकान को हमने ये बताया है कि हम मुसलमान हैं और कारोबार के सिलसिले में दिल्ली में एक होटल में हमारी मुलाकात हुई है। चूंकि हमें अक्सर दिल्ली आना और काफी रोज रहना होता है, इसलिए हम चारों ने ये फैसला किया है कि एक मकान किराए पर ले लिया जाए। मालिक मकान मान गया है, किराया और पेशगी तय कर चुके हैं, सिर्फ आपकी इजाजत की जरूरत है। मुझे ये तजवीज पसंद आई क्योंकि दुश्मन मुल्क में मुसलमान जासूसों का हिंदू बनकर रहना और खुसूसन होटल में ज्यादा अरसा कयाम न सिर्फ उन्हें मशकूक बना देता बल्कि एक मुसलमान के मुस्तकिल तौर पर हिंदू के रूप में रहने से एहतियात के बावजूद उससे गैर इरादतन ऐसी गलती होने का इम्कान है जिससे उसकी असलियत जाहिर हो सकती है। हम इस किस्म का कोई रिस्क लेने के लिए तैयार न थे। बाद में आप जानेंगे कि नादानिस्ता तौर पर मुझसे भी 2-3 ऐसी फाश गलतियां हुई जिनकी वजह से मैं दुश्मन की गिरफ्त में आते आते बचा। मैंने उन्हें मकान किराए पर लेने की इजाजत दी। एक और कामयाबी जो उन्होंने हासिल की ये थी कि भारतीय आर्मी चीफ के हेडक्वार्टर के बाहर स्टैटिक और मोबाइल सर्वेलेंस करके उन्होंने हेडक्वार्टर्स में काम करने वाले चंद सिविलियन एहलकारों की दफ्तरी पोजीशन और रिहाइश गाहों का पता चलाया था। ये खासी अहम मालूमात थी जो हमारे आइंदा मिशंस में बहुत मुफीद साबित हो सकती थी। तरबियत याफ्ता फौजी तो खासे मोहतात होते हैं, लेकिन सिविलियन मुलाजिमीन बिल्कुल हमारे सिविलियन मुलाजिमीन की तरह लापरवाही बरतते हैं। उन्हें काबू करना निस्बतन आसान होता है। कुछ और मालूमात भी उन्होंने मुझे दी और करीबन 1 घंटे की मीटिंग के बाद हमने अपनी अपनी राह ली। मैंने उन्हें 2 दिन बाद उसी जगह उसी वक्त मिलने का कहा। इन 2 दिनों में उन्होंने मकान किराए पर लेकर शिफ्ट करना था। खुफिया फाइलें तो मेरे कब्जे में आ चुकी थीं, लेकिन एक परेशानी ऐसी थी जिसका कोई हल नजर नहीं आता था। मैंने ये फाइलें अपने कांटेक्ट के हवाले करनी थी और कांटेक्ट ने ये फाइलें लाहौर में मेरे सीनियर्स को पहुंचानी थी। बॉर्डर क्रॉस करने में वही खतरात थे। अगर खुदा न खास्ता कांटेक्ट पकड़ा जाता तो इतनी अहम मालूमात जिनकी न सिर्फ पाकिस्तान को बेहद जरूरत थी बल्कि जिनके हुसूल के लिए मैंने अपनी जिंदगी मौत के मुंह में डाल दी थी, अपनी मंजिल तक न पहुंच पाती। उन दिनों फोटो स्टेट इजाद नहीं हुआ था और अगर था भी तो सिर्फ मगरबी ममालिक में। मेरे पास ना तो कोई कैमरा था और ना ही मैं इतना कीमती कैमरा ले सकता था जिससे इन फाइलों के मवाद की तस्वीरें उतार सकता। बहुत सोच सोच कर मैंने फैसला किया कि दिक्कत तलब काम तो है, लेकिन फाइलें कॉन्टैक्ट को देने से पहले इसे जरूर पूरा करना है। तरबेला में मुलाजिमत के दौरान कंपनी की तरफ से हम एक हफ्त रोजा शुमारा आवाज नामी निकालते थे जो जंग प्रेस रावलपिंडी में छापा जाता था। किताब तो लिथो में होती थी लेकिन छपता ऑफसेट पर था। रिसाले में छपने के लिए जो तस्वीरें हम देते थे उन्हें फोटो फिल्म पर मुंतकिल किया जाता था। फोटो फिल्म बिल्कुल नेगेटिव की तरह होता है जिसके आर पार देखा जा सकता है, लेकिन उस पर तस्वीर पॉजिटिव होती है और वही फोटो फिल्म छपाई के लिए इस्तेमाल होता है। अब मुझे किसी ऐसे अखबार या रिसाले की तलाश थी जो दिल्ली से फोटो ऑफसेट पर छपता हो। मैंने एक बुक स्टॉल पर जाकर रिसाले और अखबार देखने शुरू किए। बिलाखिर एक मशहूर फिल्मी माहनामा ऐसा मिला जो ऑफसेट पर छपता था। उस रिसाले का एड्रेस भी मैंने नोट कर लिया और आसिफ अली रोड पर उसके दफ्तर जा पहुंचा। बजाय मालिकान और चीफ एडिटर से मिलने के मैं एक चपरासी के जरिए कातिबों के कमरे में गया और एक कातिब से जो शक्ल से मुसलमान लगता था फोटो फिल्म बनाने वाले का पूछा। उसने उसका नाम और पता बता दिया। ये दफ्तर का मुलाजिम न था बल्कि उसकी अपनी दुकान और अपने आलात थे और मुख्तलिफ रिसालों और अखबारात के लिए फोटो फिल्म बनाता था। मैं उसके पास पहुंचा और अर्जेंट फोटो फिल्म बनाने की बात की। मेरी दोनों फाइलों में 200 से ज्यादा सफात थे। मैंने उसे साइज बताया तो उसने कहा कि बजाय फुल साइज के आप पोस्ट कार्ड साइज में बनवा लें तो लागत भी कम आएगी और वक्त भी निस्बतन कम सर्फ होगा। मैंने उसे इस रकम से ज्यादा देने का वादा किया, लेकिन 2 शराइत के साथ। ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे में तमाम काम खत्म करना होगा और फोटो फिल्म बनाने के दौरान मैं मौजूद रहूंगा। पैसों की लालच में उसने दोनों बातें मान ली।
उसके 3 असिस्टेंट भी थे जिन्हें उसने रोक लिया। मैं फौरन लोधी होटल आया, फाइलों में से कागजात निकालकर उन पर नंबर लगाए और उसके स्टूडियो जा पहुंचा। मैंने फाइल का एक एक कागज अपनी निगरानी में रिड्यूस करवाया और फिल्म बनने के तमाम मरहलों में मौजूद रहा। गर्जे के जब तक उनमें काम करने की सकत रही वो काम करते रहे। कागजात को रिड्यूस करने का मरहला सबसे पहले तय करके कागजात अपने कब्जे में किए, बाकी मराहिल बाद में तय किए और जो बाकी रह गया उसे अगले दिन मुकम्मल किया। ना उन्होंने मुझसे पूछा कि कागजात किस किस्म के हैं और मैं इतनी तादाद में फोटो फिल्म क्यों बनवा रहा हूँ, और ना ही मैंने उन्हें कुछ बताया। ये सारा काम महज रुपए की चमक से हुआ। ये बिल्कुल उसी तरह हुआ जैसे हमारे शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट दफातर में बर्मियों, बंगालियों, श्रीलंकन और अफगानों को मुशर्रफ बा पाकिस्तान किया जाता है। गैर मुल्की दहशतगर्दों के पास भी पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट होते हैं। सिर्फ कराची में 1 लाख से ज्यादा गैर मुल्कियों को पाकिस्तानी बनाया जा चुका है। सऊदी अरब में मनशियात ले जाने वाले जो पकड़े गए हैं और जिनके सर कलम किए गए हैं, उन सब के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट थे, जबकि दर हकीकत वो पाकिस्तानी बाशिंदे नहीं थे। सिर्फ पैसे की चमक के जोर पर उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवा लिए थे। मैंने तमाम फोटो फिल्म तरतीबवार एक डिब्बे में रख कर महफूज कर लिए और फाइलों के कागजात को भी दोबारा तरतीब देकर फाइल कर दिया और दोनों फाइलों को प्लास्टिक में इस तरह बांध दिया कि पानी में गिरने से वो खराब ना हो जाएं। मुकम्मल वाटर प्रूफिंग के बाद मैंने उन्हें जूट के एक थैले में रख कर सी दिया। अब मैं मुतमईन था कि अव्वल तो इंशाअल्लाह ये फाइलें बाहिफाजत मेरे सीनियर्स तक पहुंच जाएंगी, और अगर खुदा न खास्ता ना पहुंच सकी तो इनकी फोटो फिल्म मेरे पास मौजूद है जो मैं किसी और जरिए से पाकिस्तान पहुंचाने का इंतजाम कर लूंगा। मैंने खुफिया रोशनाई से अहमदनगर में मिशन की कामयाबी और मजीद मालूमात तहरीर की। वक्त मुकर्रा पर मेरे साथी उसी रेस्टोरेंट में मुझे मिले। वो मकान में शिफ्ट हो चुके थे। कुछ फर्नीचर उन्हें मालिक मकान ने दिया था और कुछ उन्होंने खरीद लिया था। मैंने अपनी डाक में अखराजात की तफसील लिख दी। मुझे और मेरे साथियों को मजीद रकम की जरूरत थी क्योंकि अब मुझे दिल्ली में ऊंचे तबके के लोगों से मेल जोल बढ़ाना था और मेरे साथियों ने भी अपने मिशंस की तकमील की तरफ बढ़ना था। हम सबको अब कॉन्टैक्ट की आमद का इंतजार था। ट्रांसमीटर पर हमारे पहली बार राब्ते के बाद इम्कान था कि हमें नई हिदायत मिलती। मेरे 2 साथी झांसी और बबीना दोबारा जाने को बेताब थे ताकि अपना मिशन पूरा कर सकें, लेकिन मैंने उन्हें डाक मिलने तक इस इरादे से बाज रखा। मैं नहीं चाहता था कि किसी फौजी इलाके में 1-2 धमाके करके हम भारतीय सिक्योरिटी को चौकस कर दें। इलावाजी धमाका खेज मादा और हैंड ग्रेनेड्स हमें भारत में अपने हमदर्दों से हासिल करने थे, जिनके हुसूल के लिए मुझे उनसे राब्ता करना था। मैं चाहता था कि ये काम मौखर कर दिया जाए। बहरहाल मेरे चाहने ना चाहने की बात न थी, बल्कि हमें ऊपर के अहकामात की तामील करनी थी। कॉन्टैक्ट की आमद में सिर्फ 2 दिन रह गए थे। मैंने इन 2 दिनों की शामें अशोका और अकबर होटल में गुजारी और अब मैंने अपनी पूरी तवज्जो सर्विसेज क्लब में दाखिल होने और वहाँ राहो रस्म बढ़ाने पर मरकूज कर दी। मुकर्रा दिन और वक्त पर कॉन्टैक्ट मिला। उसने मुझे इशारे से बताया कि उसके हमराह एक और आदमी भी भेजा गया है और वो नजदीक ही खड़ा है। अपनी तसल्ली के लिए मैं टहलते टहलते उस नए आदमी के करीब से गुजरा और सिगरेट जलाने के लिए उससे माचिस मांगी। जवाबन उसने कहा कि माचिस तो लीजिए, लेकिन एक सिगरेट मुझे भी दीजिए। ये हमारा नए आदमी के लिए मुस्तकिल कोड था। सही जवाब मिलने पर मैंने उसे सिगरेट दिया और अपना सिगरेट सुलगा कर टहलते टहलते वापस आ गया। कॉन्टैक्ट वहीं था। मैंने अपने एक साथी को इशारा किया जो मुझसे कुछ फासले पर खड़ा था। वो मेरे सामने से गुजरकर दूसरी जानिब जा खड़ा हुआ जहां से कॉन्टैक्ट उसे नहीं देख सकता था। डाक उसके पास थी। मैंने कॉन्टैक्ट से अपनी डाक ली और उसे कहा उस जानिब चले जिधर मेरा साथी था। पीछे पीछे मैं भी चल पड़ा। उधर कॉन्टैक्ट का साथी भी फासला रख कर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मैंने अपने साथी के पास से गुजरते हुए डाक उसे थमाई और भेजने वाली डाक का पैकेट उससे ले लिया। मेरा साथी फौरन वहां से अपने घर की तरफ रवाना हो गया और डाक का पैकेट लिए मैं कॉन्टैक्ट के पास पहुंच गया। किसी की नजरों में आए बगैर मैंने पैकेट उसके हवाले किया। इससे पहले मैं कॉन्टैक्ट को अगली मुलाकात के लिए नई जगह, दिन और वक्त का बता चुका था। पैकेट लेकर कॉन्टैक्ट फौरी वहां से चल पड़ा। मैंने देखा कि उसका हमराही कुछ फासला देकर उसके पीछे जा रहा था। मैं दिल्ली की गुंजान आबादी में कॉन्टैक्ट से सीधे तौर पर मिल सकता था और डाक का तबादला कर सकता था, लेकिन किसी भी खतरे के इम्कान को पेश नजर रख कर ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ती हैं। बहरहाल ये मरहला बखैर आफियत तय हुआ। डाक लेकर मेरा हमराही पहले से मुकर्रा वक्त पर घर से बाहर आकर मेरा मुंतजिर था। मैंने डाक का पैकेट उससे लिया और अपने होटल में आ गया। डाक में कुछ नई हिदायत थीं और 20,000 रुपए मेरे साथियों के लिए और 10,000 मेरे लिए थे। हमें रकम तो खासी मिल रही थी, लेकिन हमें एक एक पैसे का हिसाब रखना था।
गालिबन ये हफ्ते की शाम थी जब अशोका होटल में एक तफरीही प्रोग्राम तरतीब दिया गया जिसमें डांस फ्लोर भी था। इस प्रोग्राम में दाखिला टिकट पर था। मैंने टिकट लेना चाहा तो मालूम हुआ कि सिर्फ जोड़े को दाखिले की इजाजत है। मुझे खातून साथी की जरूरत थी जो अशोका की लॉबी में पूरी हो गई। ऊंची सोसाइटी में दाखिल होने की ख्वाहिशमंद गरीब घरानों की खूबसूरत लड़कियां इन 5 स्टार होटलों की लॉबी में अक्सर शाम को बैठी मिल जाती हैं। वो ऐसे लोगों की तलाश में आती हैं जो उनकी शाम का खर्च उठा सके। मैंने ऐसी ही एक लड़की को दावत दी जिसे वो फौरन ही मान गई। मैंने टिकट लिया, हॉल में दाखिल हुए और एक टेबल पर कब्जा जमा लिया। आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ जोड़े हॉल में दाखिल हो रहे थे। कुछ देर के बाद फ्लोर पर डांस शुरू हो गया। अकबर होटल में 2-3 बार देखा हुआ एक जोड़ा भी वहाँ मौजूद था। शौहर बूढ़ा और बीवी जवान मैं नोशी में मसरूफ थे। मैंने अपनी साथी लड़की को डांस की दावत दी। वो तैयार हो गई और हम फ्लोर पर आ गए। स्क्वायर डांस के लिए शुरू हुई ऑर्केस्ट्रा की धुन तेज होती गई और बिलाखिर उस दौर के मशहूर तरीन रॉक एंड रोल पर खत्म हुई। बूढ़े शौहर पर भी मैं अपना असर कर चुकी थी। वो भी अपनी साथी के हमरा फ्लोर पर आ गया। रॉक एंड रोल की तेज धुन पर नाचते हुए जल्द ही वो हाँपने लगा। मैं ऐसे ही मौके की तलाश में था। मगरिबी उसूल के मुताबिक मैंने उस बूढ़े की पीठ पर आहिस्ता से उंगलियां बजाईं। वो उस औरत से अलग हो गया और वो औरत मेरे साथ नाचने लगी। नाच में वक्फा हुआ तो मैं उस औरत को उसके टेबल पर छोड़ने गया, अपना तारुफ करवाया और दोनों का शुक्रिया अदा किया। उस औरत ने मुझे अपने टेबल पर बैठने की दावत दी और मैं उनके साथ ही बैठ गया। दौरान गुफ्तगू मालूम हुआ कि मौसूफ एक ठेकेदार हैं और खातून उनकी बेगम है। ऑर्केस्ट्रा की तेज आवाज और दूसरे मैनोशों की ऊंची आवाज में गुफ्तगू ने खासा शोर मचा रखा था। मुझे महसूस हुआ कि ठेकेदार साहब ने अपने टेबल पर मेरी मौजूदगी और उनकी बेगम के साथ मेरे नाचने को पसंद नहीं किया। मैं उनसे इजाजत लेकर उठने ही वाला था कि डांस फिर शुरू हो गया। मुझे खूब याद है कि ऑर्केस्ट्रा ने मेरी पसंदीदा धुन कम सितंबर बजानी शुरू की। ये उस दौर की बात है जब आतिश जवां था। मेरे पांव बेख्तियार फर्श पर बजने शुरू हो गए। ठेकेदार की बीवी जवान और खासी पुरकशिश थी। उसने मखमूर आंखों से मुझे इशारा किया। मैं कुर्सी से उठा और मेरे साथ ही वो भी खड़ी हो गई। हम फ्लोर पर आकर नाचने लग गए। उस धुन पर स्क्वायर यानी स्लो नाच किया जाता है और नाचने वालों के जिस्म एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। कुछ माहौल का असर, कुछ मय का नशा और जवानी का जोश। चंद स्टेप्स लेने के बाद ही उस औरत ने अपना सर मेरे सीने से टिका दिया। मैंने सरगोशी में उसका नाम पूछा तो उसने आशा बताया। मैंने उसे कहा कि मुझे महसूस होता है कि तुम्हारे शौहर ने मेरे तुम्हारे साथ नाचने को पसंद नहीं किया। उसने जुमानी अंदाज में जवाब दिया, वो सिवाय नापसंद करने के और कर भी क्या सकता है। मैंने उसे कहा कि मैंने अकबर होटल में तुम्हें 2-3 बार देखा था और तुम्हारे हुस्न से मुतासिर हुए बगैर न रह सका। आज अशोका में इस प्रोग्राम में तुम्हें दाखिल होते देखा तो रह न सका। लॉबी से एक लड़की हायर की और उसके हमरा अंदर आया क्योंकि सिर्फ जोड़ों को अंदर आने की इजाजत है। उसने कहा कि मैं तो समझी थी कि वो तुम्हारी बीवी है। वो हंस पड़ी और उसी मखमूर लहजे में कहने लगी, तुम मर्द बड़े शैतान होते हो। मेरे पूछने पर उसने बताया कि ठेकेदार साहब की पहली बीवी मर चुकी है और उस बीवी से औलाद उम्र में उससे भी बड़ी है। मैंने कहा, शायद तुम इसे बहुत जल्द समझो, लेकिन ये हकीकत है कि मैं तुमसे बहुत मुतासिर हूँ। मैं बम्बई से आया हूँ और लोधी होटल में मुकीम हूँ। कारोबार के सिलसिले में दिल्ली में चंद माह रहना है। गैर शादीशुदा हूँ और महज इसलिए कि अब तक पसंद की कोई औरत नहीं मिली। बिल्कुल तन्हा हूँ। मैं चाहता था कि जल्द से जल्द उससे बहुत सी बातें करके उसे अपनी जानिब रागिब कर लूं, क्योंकि मुमकिन है बाद में ऐसा मौका न मिले। उसने उसी मखमूर लहजे में कहा, पहले तन्हा थे, अब तन्हा नहीं हो। उसने लोधी होटल में मेरा कमरा नंबर पूछा और जहन नशीन करने के लिए दोबारा नाम भी पूछा और नाचते हुए फिर मेरे सीने पर सर टिका दिया। जिन लोगों को ऐसी ऊंची सोसाइटी में जाने का मौका न मिला हो, उन्होंने सुना तो जरूर होगा कि बर्रे सगीर से रुखसत होते हुए अंग्रेज अपनी लानती जिंदगी की रिवायात यहाँ छोड़ गए हैं और इस ऊंची सोसाइटी के लोग मगरिब की नकल में इतना आगे बढ़ गए हैं कि मगरिब को भी पीछे छोड़ दिया है। यहाँ तक कि मगरिबी माशरा भी उनकी बेहयाई से शर्माने लगा है। भारत में तो अब आधी शहरी आबादी स्कर्ट और जीन्स पहनती है। ये मिडिल क्लास लोग हैं, जबकि अपर क्लास तो मगरिब नवाजी में हदों को भी पार कर चुके हैं। भारतीय फिल्मों के वीडियो कैसेट मेरी बात की गवाही देंगे कि जो उरियानियत मगरिबी फिल्मों में देख नहीं पाते, वो हमें भारतीय फिल्मों में मिलती है। नाच खत्म हुआ और मैं आशा को उसके टेबल पर छोड़कर अपने टेबल पर आ गया। मेरी पेड फ्रेंड इस दौरान बियर और विस्की के नशे में मदहोश हो चुकी थी। मैं खुद भी इस माहौल से अब निकलना चाहता था। अशोका और अकबर जैसे 5 स्टार होटलों में आम दिनों में सिर्फ 200 रुपए में कोई जोड़ा अपनी शाम गुजारने का सोच भी नहीं सकता। तफरीही प्रोग्राम और कम टिकट की वजह से निचली क्लास के शोरगुल मचाने वाले लोग वहाँ तूफान बदतमीजी बपा किए हुए थे और ये शोर गोगा मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मैंने बिल अदा किया और पेड फ्रेंड को लॉबी में कोई और शिकार ढूंढने के लिए छोड़कर अपने होटल चला आया।
दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।